ओके, सो हमने कल बात करी थी माइनर से संबंधित कि माइनर क्या एग्रीमेंट अगर करता है, वेदर इट कैन बी एनफोर्सेबल और नॉट। वी हैव डिस्कस, जिसमें हमने इंग्लिश लॉज की बात करी, इंडिया की कंडीशंस की बात करी है। कैपेसिटी टू सू में माइनर जो है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता भी है तो वेदर इट कैन बी एनफोर्सेबल और नॉट। उसी का कुछ थोड़ा सा पार्ट हमारा रह गया था माइनर की कंडीशंस को लेकर, कि क्या माइनर के फेवर में कुछ चीजें हो सकती हैं। इफ अ माइनर इज अ बेनिफिशियरी, अगर माइनर बेनिफिशियरी है, हमने कल देखा था कि माइनर जो है अगर वो कोई किसी से एग्रीमेंट करता है, क्योंकि एज पर द सेक्शन 11 वैसे डायरेक्ट नहीं लिखा, बट बिकॉज ऑफ द मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस से पता चला माइनर कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइड ab initio। माइनर एग्रीमेंट्स आर वॉइड ab initio। जो शुरू से ही वॉइड है उसको बाद में हम कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इस चीज को एनफोर्स कराएंगे। वॉइड एग्रीमेंट को ही अगर हमने एनफोर्स करा दिया तो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो वी कैन नॉट एनफोर्स द वॉइड एग्रीमेंट एंड देयरफॉर any agreement made by the minor it would be a void ab initio। तो ये एक वर्ड void ab initio है। there is a difference between void ab initio and void। हमने कल ऑलरेडी इसमें काफी चर्चा कर ली है, और रेस्टिट्यूशन की भी बात हम समझ चुके थे। क्या माइनर अगर अपने आप को फ्रॉड करके या मिसरिप्रेजेंटेशन करके कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करता है, कैन ही बी आस्क्ड टू रेस्टिट्यूट द प्रॉपर्टी, क्या उससे वापस ली जा सकती है। इसमें हमने ऑलरेडी सेक्शन 64 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा, 65 देखा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 33 देखा। ठीक है, तो माइनर जो है इंडिया की कंडीशन में अगर वो उसने अपनी प्रॉपर्टी को या स्टेट को बेनिफिट पहुंचाया उस पैसे से, उस अमाउंट से, देन डेफिनेटली इट कैन बी रिकवर बैक, वो रिस्टोर कराई जा सकती है, बट नॉट दी कैश, बिकॉज कैश अगर उसने स्पेंड कर लिया है वो रिकवर नहीं हो पाएगा। उसी के चलते हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें बात करेंगे माइनर जो है क्या बेनिफिशियरी अगर होता है। माइनर बेनिफिशियरी का यहाँ मतलब क्या है, जैसे कुछ ऐसे एग्रीमेंट हो सकते हैं जहाँ पे माइनर को फायदा मिल रहा हो, कैन दैट एग्रीमेंट बी एनफोर्स। तो जब माइनर बेनिफिशियरी होगा, जब माइनर को कोई एग्रीमेंट किया गया है, तो क्या माइनर जो है उस एग्रीमेंट को एनफोर्स करा सकता है। Now you guys please tell me, can it be enforced? हाँ जी, हमने एक बात तो पढ़ ली कि माइनर कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो वॉइड है, इनफैक्ट वॉइड ab initio है। But now the question is that if there is an agreement made in favor of minor, can it be enforced? तो क्या उसको एनफोर्स करा सकते हैं? हाँ जी Sir, in some cases, yes, beneficial contracts for minor can be enforced. हाँ जी, तो बेनिफिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो एनफोर्स कराए जा सकते हैं। बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, अब बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके के हो सकते हैं, कोई एग्जांपल बताएगा? Apprenticeship. हाँ जी, अप्रेंटिसशिप है, जहां पे माइनर जैसे कोई ट्रेनिंग करता है, उसको कुछ अमाउंट मिलना है तो वो एनफोर्स करा सकता है अगर अमाउंट नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारी चीजें, इस पे पहले जल्दी से चर्चा कर लेते हैं माइनर के, क्योंकि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के बेनिफिशियल है, बेनिफिट के लिए बनाया गया है, तो दैट कैन बी एनफोर्स। जनरली अगर हम बात करें तो वैसे तो वॉइड होते हैं, माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड होंगे, ab initio ही होता है, बट कुछ अगर माइनर को बेनिफिट मिल रहा है दैट कैन बी एनफोर्स। एक लाइन आप जरूर लिखना, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वैसे तो माइनर इनकेपेबल है, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट does not preclude the capacity for legal right, capacity for legal right। माना कि माइनर इनकैपेसिटेटेड है बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता,
बट इसका मतलब ये नहीं उसको रोक दिया जाए उसके अपने लीगली राइट को एनफोर्स कराने से, ठीक है। दैट मीन्स माइनर कैन एनफोर्स इट। अब इससे संबंधित कई सारे सिचुएशंस हैं जहां पे माइनर जो है अगर बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट करता है, बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट अगर करता है तो वहां पर माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। फर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, वैसे कि आमनी ने बताई है उस पर भी बात कर ही लेंगे, लिख लेंगे। फर्स्ट सिचुएशन हो सकती है जहां पे माइनर जो है, से फॉर एग्जांपल अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और अगर वो सपोज करिए मॉर्गेज करता है, अगर माइनर यू कैन से मॉर्गेजी है, अगर वो इस सिचुएशन में है, if the minor in the situation of mortgagee and he has paid full amount, यानी मॉर्गेज अगर मॉर्गेजी बनेगा क्योंकि मॉर्गेज उसके फेवर में है, एंड इफ ही हैज पेड फुल अमाउंट तो ही कैन सू फॉर एनफोर्समेंट, तो वो एनफोर्स करा सकता है, ठीक है। क्योंकि माइनर अगर जो भी उसका कंसिडरेशन है फुली सप्लाइड, उसने अपना सब कुछ कर दिया जो कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है और उससे उसको बेनिफिट मिलना है, देन ही कैन एनफोर्स इट। दो ही कैन नॉट डू दैट बिकॉज माइनॉरिटी की वजह से वो नहीं कर सकता था, बट ही हैज डन समथिंग, देन उसकी साइड से जो कंसिडरेशन होना था तब वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है अगर उसके लिए बेनिफिशियल है। जैसे अगर हम इसको वैसे भी समझते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, आप बेनिफिशियल का यहाँ पे मतलब क्या हो सकता है, जैसे वी नो इट, उसको सेकंड पॉइंट ही बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा पार्टनरशिप की बात करी होगी, पार्टनरशिप में ऑफ कोर्स ही बात है माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, दैट इज अ जनरल रूल, माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स माइनर कैन बी अ पार्टनर फॉर दी। अब आप मुझे बताइए माइनर किन कंडीशन में पार्टनर हो सकता है? क्या माइनर जो है लॉस सफर करेगा? तो माइनर लॉस सफर नहीं करता, लॉस शेयर नहीं करेगा, बट ही कैन बी अ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से वो पार्टनर बनाया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, सेक्शन 60 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। और सपोज करो अगर उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है, प्रॉफिट वो पैसा नहीं दे रहा है, कहना माइनर सू, तब माइनर सू कर सकता है? Yes. देन इट कैन सिचुएशन ही कैन डू इट। तो माइनर को जो चीज बेनिफिट पहुंचा रही है वहां पे माइनर सू कर सकता है, ठीक है। और भी कई चीजें हैं। अब जैसे सपोज कीजिए माइनर ने अगर प्रॉमिसरी नोट बना चुका है उस पर भी सू कर सकता है, ठीक है। माइनर कैन सू ऑन द प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर, लेकिन वो प्रॉमिसरी नोट उसके फेवर के लिए बात करता हूं, उसके फेवर में होना चाहिए, ठीक है। हमने ऑलरेडी बात समझ चुके हैं, रेस्टिट्यूशन चीजें नहीं करा सकती, रेस्टिट्यूशन सिर्फ लिमिटेड सेंस में ही वैलिड होता है। सेक्शन 33 का 2 का बी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सिर्फ उसकी एस्टेट संपत्ति को अगर बेनिफिट पहुंचा है देन ओनली इट कैन बी रिकवर्ड, कैश वैश रिकवर नहीं होता, बट हाँ बैंक में है तो रिकवर हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि माइनर को अगर किसी चीज से फायदा मिल रहा है, दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स, माइनर कैन सू, ठीक है। माइनर देखेंगे आप, और भी कई सिचुएशन है जब माइनर, जैसे फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जैसे यामिनी ने बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटाइज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटाइजशिप, ठीक है। हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, तो उसमें सिचुएशन में बिकॉज कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिलता है, अगर वो कुछ ट्रेनिंग लेता है कुछ पैसा मिलता है उसको, तो अगर वो नहीं मिल रहा है डेफिनेटली ही कैन एनफोर्स इट। और वैसे आप देखेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में एक माइनर भी डेली कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसा तो है नहीं कि उसको कुछ अगर कुछ गुड्स खरीदने होंगे, अगर ऑनलाइन कुछ खरीदना है तो उसके फादर ही करेंगे क्योंकि वो माइनर है। और माइनॉरिटी की 118 है, 18 के साल में तो लोग कितनी ऑनलाइन चीजें करते हैं माइनर होने के भी, आप माइनर होने के बावजूद भी,
तो वो जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अगर उसको बेनिफिशियल दे रही है, डेफिनेटली द माइनर कैन एनफोर्स इट। ठीक है, क्योंकि अप्रेंटाइज के अंदर भी अगर उसकी लिवलीहुड है ना, या लिवलीहुड छुपी है, उसकी लिवलीहुड है यहाँ पर, तो अगर लिवलीहुड नहीं मिल रही है उसको, जो उसने काम किया उसका पैसा नहीं मिल रहा है, तो ही कैन सू। ठीक है, सो दीज आर द एरिया वेयर द माइनर कैन come into the existence of a contract, though be even he is a minor, minor होने के नाते भी वो एनफोर्स करा सकता है। क्लियर है ये चीजें? अब इंश्योरेंस का पैसा है वो भी रिकवर कर सकता है माइनर, माइनर ने अपने गुड्स हैं उसको एनफोर्स इंश्योर करा रखा है। ठीक है, जैसे गुड्स है माइनर ने इंश्योर करा रखा है, माइनर ने पे किया है, तो माइनर कैन सू, क्योंकि वो गुड्स इंश्योर्ड है, लॉस हो गया तो माइनर उसको रिकवरी करवाएगा, क्योंकि माइनर के फायदे की बात हो रही है। ठीक है, बशर्ते माइनर भी क्लीन हैंड सारी चीजें करे, कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए उसके साथ। अब इसी में आगे चलते हैं। इसी में अब हम बात करते हैं जो हमने कल बात, एक टॉपिक मैंने आपसे पूछा था, प्रोबेबली यू मे आंसर इट। क्या माइनर जब मेजॉरिटी अटेन करता है, ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, so whenever the minor has made any agreement when he was a minor, जब वो माइनर था उसने कुछ एग्रीमेंट किया, क्या उसके मेजॉरिटी अटेन करने पे कैन अ माइनर रेक्टिफाई इट? बताइए, क्या माइनर रेक्टिफाई कर सकता है ऐसे एग्रीमेंट को जो उसने माइनॉरिटी, जब वो व्हेन ही वाज अ माइनर ही मेड एनी एग्रीमेंट, कैन ही रेक्टिफाई लेटर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी? हाँ जी No, बताइए। sir. What would be the reason behind it? Why he cannot do that? So because then it would amount to enforcement of agreement with minor. ठीक है, क्योंकि अगर हम उसने जो माइनॉरिटी के दौरान जो एग्रीमेंट किया होगा, बिकॉज जो माइनर एग्रीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, दे आर वॉइड एब, ठीक है, वॉइड एब इनिशियो होते हैं। और इसी के चलते अब ऐसी चीज जो ऑलरेडी जो शुरू से ही वॉइड है, यू कैन नॉट रेक्टिफाई लेटर ऑन, कैन नॉट, आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते बाद में, चाहे आप मेजॉरिटी पे, चाहे आप मेजर हो जाए, ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी इवन यू कैन नॉट रेक्टिफाई इट, बिकॉज जो शुरू से ही शून्य है, जिसे शुरू से जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप मेजॉरिटी पे उस चीज को रेक्टिफाई कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक वॉइड एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट का रूप दे रहे हैं, विच इज रियली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए केस हम कर लेते हैं जिसमें यही बात की गई है। केस का नाम है गोविंद राम वर्सेस पिरम दत्ता। पिरम दत्ता, इट वॉज क्लियरली हेल्ड इन दिस केस एज वेल। इसमें ये कहा गया, पर्सन कैन नॉट ऑन अटेनिंग मेच्योरिटी रेटिफाई एन एग्रीमेंट मेड बाय हिम ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। तो जो माइनॉरिटी के दौरान उसने कोई एग्रीमेंट किया, इट कैन नॉट बी रेक्टिफाई ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। कैन नॉट लिखना जरूरी है, मैं बोल रहा हूं लेकिन लिख नहीं रहा हूं। ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी नहीं किया जा सकता व्हाटसोएवर। ठीक है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन अगर हम कर देंगे, इट्स रिलेट्स बैक टू द डेट ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर उसने जो पहले चीज करी, अगर हम उसको रेटिफाई, इट्स नॉट अ रेक्टिफायर, इट्स अ रेटिफाई, अगर हम वो कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम पुरानी चीज को जो वॉइड थी उसको हम वैलिडेट कर देंगे, विच इज नॉट पॉसिबल।
बट इसमें एक चीज और है, अभी इसका दूसरा एंगल भी समझते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पुरानी चीज है, जो शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो है, दैट कैन नॉट बी रेटिफाई लेटर ऑन। बट इफ यू वांट टू डू समथिंग, सपोज करो ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी वो प्रॉमिस करता है कि ठीक है वट एवर यू हैव डन, दैट मीन्स पास्ट वॉलेंटरली सर्विसेज हो गई। से फॉर एग्जाम्पल किसी ने उसके पास्ट में कुछ किया और फ्यूचर में ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी वो प्रॉमिस करता है कि ठीक है आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं आपको कुछ दूंगा, मैं अब आपको कुछ पैसा दूंगा, और वो मना कर देता है। कैन इन दिस एग्जाम्पल दैट पर्सन कैन एनफोर्स, क्या वो जब वो मेजर होने के बाद जो उसने प्रॉमिस किया माइनर ने, क्या उस वक्त वो एनफोर्स करा सकता है माइनर के जो अब मेजर हो चुका है? हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. It can be enforced. तो कहीं ना कहीं एक बात बताइए, क्या फिर वो दोबारा से ऐसी चीज को एनफोर्स नहीं कराने के लिए बोल रहा जो शुरू से ही वॉइड थी? सर लेकिन जो प्रॉमिस उसने किया, सर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा बात था नहीं ना की, 25 सब क्लॉज 2, तो उसमें पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज इट्स अ गुड के लिए कंसीडरेशन। अगर उसने प्रॉमिस किया ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, तो आई थिंक इट कैन बी एनफोर्स्ड देन। अब एक चीज समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको भी एनफोर्स करा लेंगे, वैसे हम एक बात समझ चुके हैं कि पास्ट कंसीडरेशन इज गुड कंसीडरेशन, पास्ट कंसीडरेशन इज गुड कंसीडरेशन, बट जो शुरू से ही वॉइड है ना, उसके लिए भी पास्ट कंसीडरेशन नहीं चलता। जो शुरू से वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो को ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है? जो शुरू से ही वॉइड है उसके लिए भी पास्ट कंसीडरेशन नहीं है वैलिड। दैट मींस even on attaining the majority he cannot ratify or he cannot later on promise on attaining majority के मैं आपको कुछ पेमेंट दूंगा। अगर वो नहीं देता है, the other person cannot sue, other person cannot sue। सिर्फ इसका एक्सेप्शन सिर्फ एक है, सिर्फ इसका एक्सेप्शन एक है, अगर वो फ्यूचर में कुछ प्रॉमिस कर रहा है, या उसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है इस पूरी सिचुएशन का जिसमें माइनर को जो है रिम्बर्समेंट होगा, आई मीन माइनर से रिम्बर्समेंट होगा। वो कब होता है? जब उसको नेसेसरी सप्लाईज की गई होगी। नेसेसरी सप्लाईज अगर हुई होगी, नेसेसरी सप्लाई होने में भी माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, नॉट, बट उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट कैन बी, प्रॉपर्टी से रिम्बर्समेंट होगा, सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है? सब आपको ये ध्यान रखना है कि माइनर के सिचुएशन में whatever has been supplied only in case of necessary supplies, whatever already been done that can be reimbursed later on, बाद में उसकी मेजॉरिटी होने पे वो रिम्बर्स कराया जा सकता है, उसके लिए केस फाइल किया जा सकता है, सूट फाइल किया सकता है, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, बट नॉट एज अ पर्सनल, ठीक है? ये इसका क्रक्स है। क्लियर है ये? सर हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था जिसमें कि 2 व्यूज बताए थे आपने हाई कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट के, तो उसके अकॉर्डिंग, एक व्यू के अकॉर्डिंग तो इट कांट बी एनफोर्स्ड, दूसरे में इट कैन बी एनफोर्स्ड, और सेक्शन 25(2) का हेल्प हाँ जी, लेते हुए। ठीक है, तो उसमें भी देखो डिफरेंट प्रेजेंट व्यूज सिचुएशन रहेंगे। क्या? हाँ, उसमें डिफरेंट व्यूज रहेंगे। वो हमने एक बात बताऊँ, वहाँ माइनर की बात हमने नहीं करी थी। पास वॉलंटरी सर्विस जो सेक्शन नंबर 25 है, उसका जो 2 है एक्सेप्शन जो है, ठीक है, ये जो 2 है ना एक्सेप्शन ही है, तो उसमें हमने देखा था पास वॉलंटरी सर्विसेज, उसमें पंजाब हाई कोर्ट का डिसीजन अलग था, इलाहाबाद हाई का अलग था। पंजाब इनके फेवर में थे, एक्सेप्शन के पास वॉलंटरी सर्विस गुड सर्विस देयर, हाउएवर दी जो इलाहाबाद थी वो फेवर में नहीं थी। So, but present situation यही है, whatever has been done by the minor for minor later on, उसके लिए वो promise भी करता है, he cannot be compelled,
अब एक सिचुएशन और है, एक सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन नहीं, वो केस है, माइनर से इसी सिचुएशन से संबंधित है, लेकिन वो और एक अलग लेवल से है और क्लैरिटी देती है। सपोज पहले केस का नाम लिख लेते हैं, उस केस का नाम है अनंत राय वर्सेस भगवान राय। अनंत राय वर्सेस भगवान राय, इट इज 1940 का केस है। इस केस में कहा गया है ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, जैसे ही मेजर हो जाता है, मेजोरिटी होने पे माइनर जो है वो ये कह सकता है इलेक्ट टू पे, कि हाँ ठीक है, आई विल पे योर डेट्स, मैं आपके कर्जे पे करता हूँ, वट एवर द, जो भी उसके माइनॉरिटी के दौरान कुछ कर्जे उसने लिए होंगे, अगर वो कर्जा पे कर देता है, इफ ही पेड, और बाद में उसे कानून का पता चलता है कि भाई मैं तो बाउंड नहीं था क्योंकि मैं माइनर था, लेटर ऑन यानी सब्सिक्वेंटली, बाद में, ही कैन नॉट रिकवर बैक, सब्सिक्वेंटली ही कांट रिकवर। जो पे कर चुका है माइनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, मेजर होने के बाद जो पे करता है, प्रॉमिस करता है और पे भी कर देता है, उसे पता लगता है ऐसा तो कानून था कि मैं नहीं पे करता तो भी काम चल जाता, मुझसे रिकवर नहीं है, तो लेकिन वो रिकवरी नहीं कर सकता बाद में, ही कैन नॉट रिकवर। इसका रीजन क्या है, माइनर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो वॉइड है, इट इज अ वॉइड बट अनलॉफुल नहीं है, वॉइड तो है, अनलॉफुल नहीं है, ठीक है। अनंत राय वर्सेस भगवान राय, ये उसी चीज की तरह जब हम लिमिटेशन एक्ट में देखते हैं कि टाइम पीरियड तो खत्म हो गया है, टाइम पीरियड खत्म होने की वजह से आई कैन नॉट सू यू, बट इफ यू आर पेइंग इट टू मी दैट यू कैन नॉट रिकवर बैक। इज दैट क्लियर? यस सर। भाई इतना ही आएगा इसके बाद, और इसकी बात आपके फ्यूचर वाली जो बात है ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, वो प्रॉमिस करता है तब भी उसको कंपेल नहीं करा जा सकता, लेटेस्ट सिचुएशन यही है। ओके तो ये हमारा खत्म हो जाता है माइनर से संबंधित सारे एरियाज, क्वेश्चन हमने काफी कुछ डिटेल में कर लिया है। अब इसी के आगे हम चलते हैं, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। हमारा जो टॉपिक था, मेन टॉपिक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में हम ये भी जानेंगे, हमने माइनर के बारे में पढ़ लिया सेक्शन 11, बट देयर इज अनदर पर्सन हु इज नॉट एबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, उससे संबंधित भी हम पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 12 में बात की गई है अनसाउंड माइंड की। अनसाउंड माइंड, अब एक बार बेरेट देख लेते हैं, बेरेट देखेंगे उसके बाद हम आगे चलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है इसमें, देखो व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कौन इंसान कहलाएगा कि वो साउंड माइंड का है, कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कि जो भी इंसान कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड होना चाहिए। तो सेक्शन 12 कहता है अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट द टाइम व्हेन इज मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। इसमें पहला फ्रेज जो है वो है कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, उस बात को वो समझ सकता है वो क्या कर रहा है। एंड दोनों चीजें समझ इसके साथ चलनी चाहिए, एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट, और वो क्या कर सकता है, रेशनल जजमेंट, रेशनल जजमेंट डेवलप कर सके। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक रेशनल, पहली बात तो वो समझे वो क्या कर रहा है, समझने के बाद एक रेशनल जजमेंट यानी डिसीजन ले सके। as to its effect upon his interest, a person who is usually of sound mind, पहली चीज तो हमें ये समझना है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, then only it would be considered the person जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया, he was of sound mind, वो साउंड माइंड का था जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया। ओके और आगे इसमें क्या कहता है, पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, एक इंसान जो अक्सर वो अनसाउंड माइंड का होता है, मतलब पागल है वो,
अनसाउंड माइंड यूजली, अक्सर, बट कुछ टाइम के लिए, इवन फॉर अ शॉर्टर टाइम, वो साउंड माइंड हो जाता है. सो व्हेन इज अ साउंड माइंड, जब वो साउंड माइंड है, ही कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट दैट टाइम. उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है व्हेन ही वाज ऑफ साउंड माइंड. यही कहता है, अ पर्सन हु इज अ साउंड यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अ साउंड माइंड. तो जब उसकी साउंड माइंड कंडीशन है, सही है, दिमाग से बिल्कुल ठीक है, देन ही कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. इसी में आगे कहता है, अ पर्सन हु इज ऑफ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड. तो यानी आप इसको पहले ये समझिए कि सेक्शन 12 के 3 पैराज हैं. पहला पैरा, दूसरा पैरा और तीसरा पैरा. तीसरा पैरा क्या कहता है, पर्सन हु इज ऑफ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, एक इंसान साउंड माइंड का है, बिल्कुल ठीक आदमी है वो, बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, लेकिन वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है ओकेजनली. तो जब वो अनसाउंड माइंड का है, मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ऑफ अनसाउंड माइंड. तो जब वो अनसाउंड माइंड होगा, एक बात बताओ, कोई पागल कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं करेगा. हाँ, एक पागल जो पागल है लेकिन कुछ टाइम के लिए सही हो जाता है, वो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट. वो बात यहाँ लिखी है, और उसके अपोजिट ये बात यहाँ लिखी है. ठीक है, इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. एक इंसान जो एक पेशेंट है, वो लुनाटिक एसाइलम में है और वो साउंड माइंड का है. हु इज एट इंटरवल ऑफ साउंड माइंड, जब वो साउंड है तो वो अजाइलम में, इलस्ट्रेशन ये देखेंगे, है तो वो अजाइलम में, मेंटल अजाइलम में है, बट उस दौरान जिस वक्त मेंटल अजाइलम में है, कुछ टाइम के लिए वो साउंड माइंड का हो जाता है, सही बात करता है, सही समझता है, आंसर भी ठीक देता है, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेशनल जजमेंट. उससे पूछो, सही बताता है, लग रहा है कि साउंड माइंड का, ही कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट दैट टाइम. बी क्या कहता है, अब सेन मैन हु इज अ डेलिरियस फ्रॉम फीवर और हु इज सो ड्रंक, एक इंसान इतना ड्रंक में है कि इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, not able of understanding the nature of what he is doing and is not able to give a rational judgment. नहीं बता पा रहा, नहीं आंसर दे पा रहा. यानी एक इंसान जो डेलिरियस है और ड्रंक में है, that he cannot understand the term of contract or form a rational judgment as to its effect on his interest, कि उसको कितना प्रभाव पड़ेगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है, एक तो बात की गई है इलस्ट्रेशन बी में डेलिरियस और ड्रंक पर्सन की. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता जब उसे ये नहीं पता कि व्हाट इज डूइंग, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, ना ही उसको रेशनल जजमेंट लगा पा रहा है. रेशनल जजमेंट का मतलब यहाँ पर इस सेंस में लिखा गया है, रेशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट, कि उसके इंटरेस्ट पे कितना प्रभाव पड़ रहा है. एक इंसान ड्रिंक में है, इतनी ज्यादा ड्रिंक में है, वो अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर रहा है विदाउट एनी, छोटे मोटे पैसे के लिए, विदाउट एनी कंसिडरेशन होगा तो इजी टू प्रूव इट, आसानी से प्रूव किया सकता है कि देयर वाज अ नो कॉन्ट्रैक्ट. बट उसने 1 करोड़ की संपत्ति ड्रिंक के नशे में वो प्रॉपर्टी दे रहा है किसी को सिर्फ 10,000 रुपए में, और इससे पता लग रहा है whenever he made a contract he was not of a sound mind because of the drunkenness. ठीक है, बिकॉज ऑफ ड्रंकननेस. और ये क्या होता है, ये जो वर्ड लिखा मैंने डेलिरियस, डेलिरियस होता है डिसऑर्डर स्टेट ऑफ माइंड. कई बार इंसान को डिसऑर्डर हो जाता है, डिसऑर्डर स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है, कई बार कोई बीमारी है, यू कैन से फिट्स आ गए, कई बार हाई फीवर हो गया, वाइल्ड एक्साइटमेंट हो जाती है. ठीक है, तो उस टाइम वो डेलिरियस है, तो उस टाइम उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ओके, तो यानी एक साउंड माइंड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, देन ओनली वी कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. उस वक्त सिर्फ उसी टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. अब इस पे सर ये एमए क्या लिखा हुआ है? एमए इसकी जो है ना, ये क्या नाम है, मेंटल अजाइलम, लुनाटिक लिख लीजिए इसको, आपको लुनाटिक. ओके, अब एक केस है वो कर लेते हैं, हमको बहुत क्लियर कर देगा वो कॉन्सेप्ट. ये सारा केस का नाम है इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वरधारी.
इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वरधारी सिंह. It is in the year of 1957. 1957 का केस है. इसमें मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूं कि एक प्रॉपर्टी जो थी जिसकी कीमत 25,000 रुपए थी, एंड द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड बाय अ सन. एक बेचे नहीं, प्रॉपर्टी बेच दी जो सिर्फ 7,000 रुपए में बेची थी, ओनली इन 7,000 रुपीज. एंड हियर मदर वाज एबल टू प्रूव इट. माँ ने ये बात साबित कर दी कि उसका जो बेटा है ही इज अ इडियट, कि वो इडियट है. इडियट का मतलब क्या होता है? जो एक परमानेंटली पागल है. ठीक है, जो परमानेंटली पागल है. ठीक है, परमानेंटली पागल. अब जो परमानेंटली पागल है, ऑफ कोर्स ही बात है, उसका माइंड इस तरीके का नहीं है कि उसे नहीं पता व्हाट एवर इज डूइंग कि उससे उसके राइट पे क्या प्रभाव पड़ेगा. इंटरेस्ट को, यानी 25,000 की चीज 7,000 रुपए भेजा तो उसको कितना गहरा इंटरेस्ट, जो उसका राइट है वो डिप्राइव्ड हो रहा है कहीं ना कहीं. दो अगर ये इंसान ठीक होता, बेटा बिल्कुल साउंड माइंड का होता, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता. बट द सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ही इज अ इडियट एंड द मदर वाज एबल टू प्रूव इट. तो इसलिए जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो वो खारिज हो गया. ठीक है, कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है ये. तो एक केस और कर लेते हैं. बट थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो चेंज है इंग्लिश लॉ में. अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें, जो अनसाउंड माइंड है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंग्लिश लॉ में अगर अनसाउंड माइंड है उसको कॉम्पिटेंट माना गया, उसको कॉम्पिटेंट माना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. बट लेटर ऑन ही में अवॉइड इट, वो अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, अनसाउंड माइंड लेटर ऑन. बट उसे क्या प्रूव करना पड़ेगा? ही हैज टू सेटिस्फाई टू द कोर्ट, he has to satisfy the court that he was incapable of understanding the contract. उसको कोर्ट में ये सेटिस्फाइड करना पड़ेगा he was incapable of understanding, incapable of अंडरस्टैंडिंग के उसे पता नहीं उसने क्या किया है. अगर वो ये बात सिद्ध कर देता है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड. और ये बात दूसरी पार्टी को पता थी, अदर पार्टी न्यू दैट. ठीक है, अब इसमें अगर हम इंडियन लॉ की बात करें, इंडियन लॉ के हिसाब से इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912. उसके हिसाब से लुनेटिक कौन है? लुनेटिक वो है जो टोटली अनसूटेड टू मैनेज हिमसेल्फ, जो अपने आप को ढंग से नहीं रख पाता है, एंड हिज अफेयर्स. और ऐसा क्यों? बिकॉज ड्यू टू मेंटल कंडीशन, ड्यू टू मेंटल कंडीशन. मेंटल कंडीशन की वजह से अपने आप को ठीक ना, खुद को भी नहीं रख पाता, ना ही अपनी चीजें कर पाता है. उससे सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछोगे आंसर नहीं दे पाएगा. इवन इज नॉट एबल टू गिव अ रेशनल आंसर ऑफ अ सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, कोर्ट ने केस में कहा है, केस का नाम भी लिख लेते हैं.
राजेंद्र कौर वर्सेस मंगल सिंह। राजेंद्र कौर वर्सेस मंगल सिंह के केस में कहा है 1987 में कि सिंपलिसिटी ऑफ माइंड और वीक माइंड, बहुत सिंपल इंसान, सिंपलिसिटी ऑफ माइंड या वीक इंटेलेक्चुअल। सिंपल माइंड है उसका, बहुत सिंपल सादा इंसान है, वीक माइंड का है, वो इडियट नहीं कहलाएगा, इज नॉट ए इडियट। ही कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल आदमी कर सकता है, बट अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट ढंग से स्क्रूटनाइज कर ले इस चीज को कि वो अनसाउंड माइंड है या नहीं है। ठीक है, अनसाउंड इंसान है या नहीं है, और कोर्ट को इस बात को निश्चित करने के लिए एक्सपर्ट की ओपिनियन भी ले ले। ठीक है, ये कोर्ट ने इस केस में कहा है राजेंद्र कौर वर्सेस मंगल सिंह में कि कोर्ट अपनी जो भी डिसीजन ले, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रूटनाइज इट, प्रॉब कर ले अच्छे से, अल्टीमेटली एक्सपर्ट की ओपिनियन ले ले। हमने एक बात और आपको पढ़ा होगा, वैसे मैं अभी ज्यादा इसमें एंटर नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज वी हैव सीन लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी। याद है कहां पढ़ा था? आईपीसी सेक्शन 84। हाँ जी, एज पर द लॉ, एज पर द आईपीसी लीगल इंसैनिटी चाहिए, मेडिकल इंसैनिटी चाहिए? मेडिकल, सॉरी, लीगल इंसैनिटी। अरे पर्सन में भी मेडिकली अनसाउंड, इंसेन हो सकता है, बट एट द टाइम ऑफ क्राइम ही मस्ट बी लीगली इंसेन। Why? Because whatever he was doing, he was not able to understand the nature of his acts. याद करो ये लाइंस, ये तो टिप्स पे रटी होनी चाहिए आपको। लीगल इंसैनिटी होनी चाहिए, राइट? जब उसने वो काम किया वो लीगली इंसेन था, और लीगल इंसेन क्या होता है? जिस वक्त उसे ये पता ही नहीं कि whatever is doing is not aware, either it's a contrary to law। याद है सारी लाइंस, पूरा सेक्शन आपके माइंड में होना चाहिए ये चीजें तो, क्योंकि आप 2-4 बार बोलोगे ना तो याद हो जाती है। इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ हिज एक्ट एंड व्हाटएवर इज डूइंग इज ईदर अ कॉन्ट्ररी टू लॉ। यही तो लैंग्वेज लिखी है वहां पर, क्लियर है? तो यानी साउंड माइंड होना चाहिए इंसान जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिंपल सा है। अब एक और इसका एरिया है, वो भी हम कर लेते हैं, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्वालिफाइड पर्सन, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, डिस्क्वालिफाइड पर्सन। दिस पर्सन कैन ऑल्सो नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन आता है इसमें? ठीक है, तो डिस्क्वालिफाई कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी एक्ट, एनी लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट। ये सेक्शन 11 में ही लिखा है, तो सेक्शन 11 में ही लिखा है ये बात। अब ये इनमें कौन कौन कवर किए गए हैं? डिस्क्वालिफाइड कौन कौन है? एलियन एनिमी, ठीक है, फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट भी ऑफ कोर्स बात है, इंसॉल्वेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई और कानून है, कन्विक्टेड पर्सन। So these are the person are disqualified by the law to make any contract. ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सो वी हैव डन इन द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने माइनर के बारे में पढ़ा। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट
unsound of mind, and the lastly disqualified person. Now this topic is over. Clear है? Yes, sir. Okay.